बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। CS504 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लेक्चर नंबर 6 से लेक्चर नंबर 10 तक आप लोग को वेलकम। अच्छा, आज के लेक्चर में हमने यूज़ केस डायग्राम्स वगैरह देखनी है। 6 लेक्चर जो आपका है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिहाज से, क्योंकि पेपर का जो मोस्ट ऑफ द एरिया आप कह सकते हैं वो यहीं से पिक किया जाता है, जिसको हम अभी देखेंगे। सो इस लेक्चर पे ज़रा फोकस ज़्यादा रखना ताकि ये लेक्चर आप अच्छे से कर लें। बाकी आप लोग के लिए इजी रहेंगे क्योंकि बाकी सारे इसी से अटैच है इस लेक्चर से। तो लेक्चर नंबर 6 में फर्स्ट टॉपिक है वो है यूज़ डायग्राम फॉर लाइब्रेरी सिस्टम। अच्छा, ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक और बात मैं आपको बता दूं, जो आपके MCQs या जो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो आपके पेपर के लिहाज से इंपॉर्टेंट होंगे, तो वो मैं साथ साथ मेंशन कर दूंगी। उन चीज़ों पे आपने ज़्यादा फोकस करना है ताकि आप लोग के एग्ज़ाम अच्छे से इस सब्जेक्ट के क्लियर हो सके। सो देखिए, फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास यूज़ डायग्राम फॉर लाइब्रेरी सिस्टम। लाइब्रेरी सिस्टम के लिए एक डायग्राम इन्होंने ड्रा की है जिसमें इन्होंने बताया क्या है। देखिए, ये जो सारी थ्योरी लिखी है मैं आपको इस डायग्राम की मदद से समझा देती हूँ कि इसमें उनके कहने का मतलब क्या है, आपके सुपरवाइज़र के कहने का मतलब क्या है। तो देखिए, यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 हमारे पास क्या है, एक्टर्स हैं। ये जो चीज़ें हैं, ये जो आपके बाहर जिनको हम कहते हैं नाउन, ठीक है, ये सारे एक्टर्स हैं आपके पास। और ये जो ओवल शेप में है आपके पास अंदर सारे, ये आपके पास यूज़ केस हैं, ये आपके पास यूज़ केस हैं, ये आपके पास एक्टर हैं सारे, ठीक है। इनको एक्टर कहा जाता है और ये इनको यूज़ केस बोला जाता है। और ये जो है आपके पास, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये जो बॉक्स बना हुआ है, ठीक है, ये आपके पास क्या है, ये एक सिस्टम है। और ये जो चीज़ें हैं ये आपके सिस्टम की बाउंड्रीज हैं, ठीक है। ये सारी सिस्टम की बाउंड्रीज हैं आपके पास, ये आपके एक्टर्स हैं, ये आपके यूज़ केसेस हैं। अब एक्टर जो है आपके सारे नाउन हैं और जो इनके यूज़ केस हैं वो सारे वर्ब है, यानी इन एक्टर से क्या क्या काम लिया जा रहा है, ये कौन कौन से काम कर सकते हैं। सो इस थ्योरी में इन्होंने यही बताया कि एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है पूरा, जिसके अंदर एक्टर्स हैं। और यहाँ पर उन्होंने बताया कि आपके यूज़ केस जो है वो 8 हैं। तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपके टोटल 8 यूज़ केस बन गए हैं। और इसी तरह जो है आपके एक्टर जो हैं वो 4 बन गए एक्टर। और यूज़ केस को किस शेप में बताया गया, ओवल शेप में बताया गया। बाउंड्री किस शेप में है, आपके रेक्टेंगल शेप में है। ये जो सिस्टम की पूरी बाउंड्री है ये रेक्टेंगल शेप है। तो देखें, आपने जब भी अब आगे कोई भी सिस्टम है, आपका लाइब्रेरी सिस्टम है, स्कूल सिस्टम है, तो आपने किस तरह से इसको ड्रा करना है, वो इस इमेज से आपके माइंड में सेकंड इमेज बन जाएगा कि आपको अगर स्कूल का करना है तो आप को जो है यहाँ पर एक्टर्स सारे रखने होंगे, यहाँ पर उनका वर्ब रखना होंगे सारे, ठीक है। ये आपकी सिस्टम बाउंड्री हो जाएगी, लाइक आपका स्कूल है, कुछ भी है, कॉलेज है, तो इस तरह से आपने ड्रा करना है। सो ये था हमारे पास, ये सारा जो सिस्टम था वो हमने देख लिया। अब आपके पास है क्रिएटिंग अ यूज़ केस मॉडल, कि आप एक यूज़ केस मॉडल ड्रा करके दिखाएं। तो देखिए, वेरी सिंपल, हमने देखा कि हमने कैसे क्रिएट करना है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने आइडेंटिफिकेशन किसकी करनी है, एक्टर की करनी है, ठीक है। या कह रहे हैं ना क्रिएट करें, तो आपने आइडेंटिफिकेशन एक्टर की करनी है। फिर आपने उसके यूज़ केसेस सारे बताने हैं, यूज़ केसेस को आपने ओवल शेप में रखना है। फिर आपने पूरा सिस्टम बताना है, उसकी बाउंड्रीज बतानी है, फिर कितने आपके यूज़ केसेस यूज़ हो रहे हैं, कितने एक्टर यूज़ हो रहे हैं। तो वेरी सिंपल, ये सारी चीज़ें इसकी मॉडल में आ जाती हैं। नेक्स्ट देखिए, आपका है रिलेशनशिप अमॉन्ग यूज़ केसेस। रिलेशनशिप क्या है कि इनका रिलेशनशिप क्या है। तो यहाँ पर जो समझने वाली चीज़ है और पढ़ने वाली चीज़ है, आपको याद रखने वाली चीज़ है, वो है यहाँ पर आपके 2 फंक्शंस यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर MCQs एंड फॉर योर शॉर्ट क्वेश्चन, जिसमें आपके पास इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है वो कौन से, एक्सटेंड्स एंड यूजेस हैं। अब एक्सटेंड एंड यूजेस का कंसेप्ट हम इस डायग्राम की मदद से देख लेंगे, ठीक है। तो आपकी ये सारी थ्योरी ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगी। जिस तरह हमने पहली डायग्राम की तो हमारी थ्योरी कवर होगी, इसी तरह हम यहाँ पर इसको देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपके पास क्या है कि यहाँ लिखा हुआ है कि अंडरस्टैंड दिस टू कंसेप्ट विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग डायग्राम। इस डायग्राम की मदद से करेंगे। तो आपके पास क्या दिया हुआ है, आपके पास दिया हुआ है एक यूज़र है जिसको हम क्या कहते हैं, एक्टर बोलते हैं। एक एक्टर है जिसका नेम आपके पास यूज़र है और उसका जो यूज़ केस है वो क्या है, डिलीट इन्फॉर्मेशन है। अब देखिए, डिलीट इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करे, दो चीज़ें उससे हो रही हैं, यानी इससे दो चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं। ये जो एरो है, ये जो तीर का निशान है, ये क्या बता रहा है आपको कि यूज़र जो है वो कौन सा केस इस्तेमाल कर रहा है। या तो यूज़र रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन कर रहा है या कैंसिल कर रहा है ट्रांजेक्शन को, ठीक है। तो ये जो एरो है ये किस सिम्त को शो करती है कि यूज़र ने कौन सा काम करना है, यानी असल काम कौन सा है, असल डिलीट हो रही है कोई चीज़, या तो वो रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन हो रही है या वो कैंसिल हो रही है, यानी दो काम हो रहे हैं। और डायरेक्शन, ये जो एरो है ये आपको सिम्त बताती है कि यूज़र ने कौन सा काम करना है। सो ये चीज़ हमने देख ली यहाँ पर। अब देखिए, यही चीज़ है लेकिन इसको थोड़ा दूसरे अंदाज में बताया गया है, यानी अब ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर एक ही यूज़र हो या यहाँ पर एक ही एक्टर हो, यहाँ पर दो भी
हो सकते हैं, ठीक है, 3 भी हो सकते हैं, लेकिन आगे जो काम होगा वो उनका सेम ही होगा। तो यहाँ पर उन्होंने थोड़ा अलग से इसका इमेज ड्रा किया है। तो यहाँ पर उन्होंने 2 एक्टर्स बता दिए, लेकिन वर्क उनका क्या है, सेम ही है, ठीक है। यहाँ पर देखें उनके वर्क जो हैं वो सेम ही है। तो ये बताने का मकसद ये है कि लाजमी नहीं है कि वो एक ही एक्टर हो और उससे एक ही काम लिया जा रहा हो, नहीं, यहाँ पर एक्टर आपके डिफरेंट हो सकते हैं, उनके डिफरेंट यूज़ केसेस हो सकते हैं, और डिफरेंट एरो की सिम्त आपको क्या बता रही होती है कि कौन सा काम लिया जा रहा है और कौन सा काम हो रहा है, ठीक है। सो नेक्स्ट देखें, यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी सेम वही डायग्राम है। देखें, दिस डायग्राम आल्सो डेमोन्स्ट्रेट दैट मेनी डिफरेंट एक्टर्स कैन यूज़ वन यूज़ केस, कि बहुत से डिफरेंट जो कस्टमर होते हैं, ये एक्टर होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो एक हों, उनसे मज़ीद एक्टर भी हो सकते हैं, यानी उनसे रिलेटेड मज़ीद एक्टर होकर उनसे काम लिया जा सकता है, यानी उनसे यूज़ केस डिफरेंट लिए जा सकते हैं। अब यूज़ केस देखें आप, यहाँ पर कितने यूज़ केसेस हैं आपके, 1 2 3 4 यूज़ केसेस है, और एक्टर देखें आपके पास कितने हैं, 3 एक्टर्स हैं। ये फर्स्ट वन एक्टर है और ये इसके एक्सटेंड यूज़र हैं, दोनों एक्टर हैं। इंडिविजुअल जो है कोऑपरेटिव कस्टमर जो दोनों इसके दिए हुए वो ये हैं आपके। यानी इसके साथ आप इस इमेज के दिखाने का मतलब ये है कि फर्स्ट में हमने देखें तो हमने जब बाउंड्री में देखा था, यानी इस डायग्राम में आप देखें तो हमारे पास जस्ट 1 यूज़र था, यानी एक ही एक्टर था, फिर आहिस्ता आहिस्ता 2 हो गए, और फिर लास्ट में उन्होंने बताया कि इस कदर ज़्यादा हो सकते हैं, जिसमें आप ये देख सकते हो कि आपके पास एक्सटेंड यूज़र भी आ जाएगी। तो आप याद रखना कि फर्स्ट वन तो आपके पास एक्टर हो गया, लेकिन ये साथ उसके एक्सटेंड यूज़र भी ऐड हो सकते हैं। फिर उसके बाद एलाबोरेट यूज़ केस को किया गया है कि यूज़ केस को एलाबोरेट कैसे करना है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मे भी आपके मिड टर्म में यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन भी उठाया जा सकता है। सो इस टॉपिक को देखें, यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि यूज़ केस को कैसे एलाबोरेट करेंगे। आपने सबसे पहले उसका नेम बताना है कि आपका जो यूज़ केस है उसका नेम क्या है, नेम बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेम बताएंगे आप, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन प्रायोरिटी बताएंगे, फिर उसके बाद एक्टर्स बताएंगे कि आपके एक्टर्स कितने हैं, फिर आपने समरी बतानी है। समरी में आपने क्या बताना होता है, आपने ब्रीफ डिस्क्रिप्शन करनी होती है। आपके यूज़ केस में जो काम हो रहा है वो समरी में आपने बताना होता है। एक्टर में आपने क्या बताना होता है कि आपके एक्टर कितने हैं या उसका नेम कितना है, ये नेम क्या है, ठीक है, यहाँ पर वो आपने बताना होता है। फिर है प्री कंडीशन। प्री कंडीशन में आप जो चीज़ डिलीट करना चाह रहे हो तो वो आपकी क्या होगी, यानी आपने जो कंडीशन है आपके पास, ये जो डाटा है आप उसको डिलीट कर रहे हो तो आपके पास सेव रहेगी। पोस्ट कंडीशन में आपके पास ख़त्म हो जाएगी। एक्सटेंड यूजेज, नॉर्मल, अल्टरनेटिव पाथ, एक्सेप्शन, एग्जॉप्शन, ये सारे स्टेप हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इनको आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन के लिए याद कर सकते हैं। इन स्टेप के नेम के आपने ये करना है। इसको हम नीचे देख भी लेते हैं। तो देखें आपके पास वही सेम डायग्राम जो फर्स्ट में देखी थी हमने, कि आपके पास एक एक्टर है, ठीक है, जिसका नाम यूज़र है, और उसके बाद क्या है, एक्टर आपका कौन है, यूज़र है, और ये आपके पास ओवल शेप में क्या है, आपके पास जो है वो एक यूज़ केस है जिसका नाम क्या है, डिलीट इन्फॉर्मेशन है, और ये एरो की सिम्त बता रही है कि इसने क्या काम करना है, यानी आपका यूज़र जो है वो क्या करना चाह रहा है, रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन कर रहा है या कैंसिल कर रहा है। तो ये जो आगे उसके हैं ये उसके वर्ब है या उसके काम है, ठीक है, उसने कौन सा काम उसका कन्फर्म होना है, यानी पोस्ट कंडीशन, प्री कंडीशन हम यहाँ पे सारी डिस्कस करेंगे। तो देखिए हमने कौन कौन से स्टेप बताए थे, हमने ये सारे स्टेप बताए थे कि एक यूज़ केस बनाने के लिए हमने क्या क्या करने हैं, ये सारे स्टेप लेने हैं ना, एलोबरेट करने हैं। तो सबसे पहले हमने यूज़ केस का नेम बताना है। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया कि यूज़ केस नेम क्या है आपका, ये वाले यूज़ केस हैं आपके सारे, ठीक है, ये जो अंदर सारे यूज़ हो रहे हैं ये यूज़ केस है ना सारे। तो इसमें क्या है, यूज़ केस में डिलीट इन्फॉर्मेशन हो रही है। प्योरिटी कितनी है, 3 है, 1 2 3 यूज़ केस हैं तो आपने 3 लिख दिया। एक्टर का नेम क्या है, एक्टर का नेम यूज़र है तो आपने यूज़र लिख दिया। समरी में आपने बता दिया। अब समरी में आपने क्या बताना था, समरी में आपने टोटल बताना था ना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो समरी में आपने बताया कि सिस्टम से जो हम मालूमात को हम डिलीट करने की परमिशन दे रहे या नहीं दे रहे। इसी तरह प्री कंडीशन जो है उसमें आपने क्या कहा कि आपके सिस्टम के अंदर जो है वो जो परमानेंट डाटा जो है वो डिलीट हो जाएगा, या इन्फॉर्मेशन आपने जो थी वो परमानेंट डिलीट हो जाएगी कि नहीं होगी, यानी ये चीज़ें आपने इस चीज़ में यहाँ पर सेव रहेगी, ठीक है, आपकी परमानेंट डिलीट नहीं होगी। पोस्ट कंडीशन में क्या होगी कि आपकी जो डाटा है वो क्या होगा, वो आपके पास सिस्टम में अवेलेबल फिर नहीं होगा, यानी डिलीट हो जाएगा, कंप्लीटली जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह यूजेज में आपका क्या होगा, कैंसिल का एक्शन परफॉर्म होगा, फिर एक्सटेंड में आपके पास ख़त्म हो जाएगी, यानी यहाँ पर काम ख़त्म हो जाएगा। और नॉर्मल केस ऑफ इवेंट्स में आपके पास अल्टरनेट पाथ होता है, या तो कैंसिल एक्शन होता है या दूसरा डिलीट का होता है, ठीक है, यानी दोनों बात होते हैं। फिर उसके बाद है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन के अंदर आपके पास क्या होता है कि द सिस्टम विल नॉट अलाउ टू यूज़र डिलीट इन्फॉर्मेशन दैट इज़ बीइंग यूज्ड इन द सिस्टम। इसमें एक्सेप्शन के अंदर आपको सिस्टम खुद भी इजाज़त नहीं देगा, परमिशन नहीं देगा कि आप इस चीज़ को डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि वो आपके सिस्टम का हिस्सा है। और असॉप्शन में क्या होती है कि आपके पास जो लास्ट वन है ये और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इसका पूछा जाता है आपके MCQs में, आपसे ये क्वेश्चन किया जा सकता है, या आप कह सकते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन में। तो ये सिस्टम क्या होता है, इसको सिस्टम डिलीट करने की आपको परमिशन नहीं देता, ठीक है। फिर उसके बाद है
अल्टरनेटिव वेज ऑफ डॉक्यूमेंटिंग द यूज़ केस। अब इसको यूज़ केस को एक आपको इस बॉक्स की मदद से भी समझाया जा सकता है कि देखें, सबसे पहले आपके पास क्या है, यूज़र एक्शन है कि यूज़र क्या काम करेगा और सिस्टम उसको जो है वो क्या रिएक्शन करेगा। तो हम इस टॉपिक को या इस लाइन को देखेंगे तो हमें समझ सारी अच्छे से आ जाएगी। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि द यूज़र सिलेक्ट द सेट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट ही एंड शी वुड लाइक टू डिलीट एंड डायरेक्ट्स द सिस्टम टू डिलीट द इंफॉर्मेशन। कि अगर जो है वो अभी हमने डिलीट वाला देखा था ना, ऊपर जो टॉपिक देखा वो डिलीट वाला था कि जो जब यूज़र सेलेक्ट करता है इन्फॉर्मेशन को कि वो डिलीट करना चाहता है सिस्टम से इस इन्फॉर्मेशन को, तो सिस्टम क्या रिस्पॉन्स करता है, सिस्टम उसे कहता है कि या इस इन्फॉर्मेशन को कन्फर्म करो, पहले पहले कन्फर्म करो कि आपने डिलीट करना है या नहीं करना है। यानी कन्फर्म करने के लिए एक और बॉक्स जो है उसको ओपन हो जाता है, फिर वो उसको कन्फर्म करता है, तो उससे क्या होता है, परमानेंट डिलीट हो जाता है। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है एक्टिविटी डायग्राम। एक्टिविटी डायग्राम के अंदर आपके पास क्या होता है, ये पिक्टोरिकल डिस्क्रिप्शन होती है जिसके आपने इमेजेस के फॉर्म में आपने काम करना होता है, लाइक फ्लो चार्ट की तरह। जिस तरह हम फ्लो चार्ट पे काम करते हैं तो हमने बताना होता है ओवल शेप किसको क्या करती है, उसका काम क्या होता है, ठीक है। या हमने कोई रिलेशनशिप के लिए हम कौन सी डायग्राम करते हैं या इस तरह की, तो ये एक्टिविटी डायग्राम इसको कहा जाता है। इसमें भी सेम वही एग्जाम्पल हम वो डिलीट इन्फॉर्मेशन वाली लेके जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने बताया कि आपने इन्फॉर्मेशन नहीं डिलीट, चूज़ ऑब्जेक्ट टू डिलीट। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें कि आपने डिलीट करना है। फिर डिलीशन को जब कंफर्म हो जाएगी, यहाँ पर आपने ये देखें, ये जो बॉक्स बने हुए हैं ये किसके लिए, ये रिलेशन के लिए है, ठीक है। तो यहाँ से देखें, जब वो अगर हम ओके करते हैं, डायरेक्टली डिलीट करते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, डाटा जो ऑब्जेक्ट है वो जो हमने सेलेक्ट किया वो डिलीट हो जाएगा, अदरवाइज वो इधर नॉट अलाउड की तरफ जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट देखें, लिमिटेशन ऑफ यूज़ केस। लिमिटेशन दी हुई है उसके अंदर कुछ जो लिमिटेशन, उसमें आपने ये नाम जो है वो सिर्फ याद रखने हैं कि यूजेबिलिटी है, रिलायबिलिटी है, परफॉर्मेंस है, पोर्टेबिलिटी इन एसेस, ठीक है। ये नाम इंपॉर्टेंट है, इनको याद रख लीजिएगा। अब हम देखते हैं अपना लेक्चर नंबर 7, सोर्स एंड सिंक एनालिसिस। अब सोर्स एंड सिंक एनालाइजिंग इज़ अ मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी, और आपके एमसीक्यूज भी यहाँ से बनाए जाते हैं। पहला तरीका है कि जब हमें कोई रिक्वायरमेंट्स गैदर कर लेते हैं तो हम देखते हैं कि जो हमने कंप्लीट कर ली, तो हमने हमारे पास जो सोर्स है ये कहाँ से, मतलब हमने रिक्वायरमेंट्स कहाँ से ली, ठीक है। यानी किसकी मदद से हमने ये सारी ली, यानी सोर्स और सोर्स में हम ये बताएंगे कि हमारे पास जो इंफॉर्मेशन आई है हमारे सिस्टम के अंदर, यानी हमने जो रिक्वायरमेंट्स दी होंगी, जिधर से रिक्वायरमेंट्स आना शुरू हुई हैं हमारे पास, सारे इन सॉफ्टवेयर के अंदर आकर रिक्वायरमेंट जमा हुए हैं, तो वो कौन सा एरिया है, कहाँ से आई है, ठीक है। तो वो हमारे पास सोर्स का पता लगाना होता है। सिंक में क्या करते हैं हम लोग, सिंक्स वो होगा जो आपके जो इन्फॉर्मेशन को यूज़ करेगा, ठीक है। यानी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए काम करेगा। आप देख सकते हैं कि स्टैक होल्डर को हमने डिस्कस किया था कि स्टैक होल्डर कौन से लोग होते हैं, डिस्क्राइब रिक्वायरमेंट्स टू बी इंक्लूडेड इन सिस्टम फंक्शनैलिटी, ठीक है। ये इसको इन्फॉर्मेशन देगा, यूज़ करेगा इसके अंदर। इसमें क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन को जिधर से मतलब लिया होता है ना वो जगह, और वो तो हमें जगह में सोर्स बताती है, लेकिन हमें अब मुकम्मल जो आगे इसकी तफसील चाहिए होती है, यानी इस काम से रिलेटेड आगे वर्क करना होता है, वो क्या होता है, वो हमारे पास सिंक में चला जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए हमारे पास यहाँ पर देखिए सिंक, यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि सिंक इज़ द कंज्यूमर ऑफ सर्टेन इन्फॉर्मेशन, इट इज़ द एंटिटी विच प्रोवाइड्स अ लॉजिकल एंड टू अ बिजनेस प्रोसेस। इस चीज़ को अंडरलाइन कर लें, बस यहाँ पर इसकी डेफिनेशन के लिए इतना ही ज़रूरी है। फिर नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है प्रोसेस मॉडल। अब प्रोसेस मॉडल क्या होता है, देखिए मॉडल हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के हैं जो हम देख चुके हैं, जिसमें हमने मतलब हमने बहुत से मॉडल देखे, जिसमें पिक्टोरिकल मॉडल भी देखे हमने, एक्सप्लेनेशन की, डायग्राम की। उसमें हमारे पास है अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस डोमेन, जो सबसे पहले है। इसकी मदद से हमने क्या करना होता है कि डेवलपर को जो है वो हम कह सकते हैं कि डेवलपर जो है वो शुड बी अंडरस्टैंड, उसको पता होना चाहिए कि उसने क्या काम करना है, उसकी क्या क्या डोमेन है, ठीक है। यानी उसने उसके पास जो उसका सॉफ्टवेयर है या उसे जो सॉफ्टवेयर बनाना है, उस प्रॉब्लम को पहले वो समझेगा, फिर सक्सेसफुली उसकी तरफ, उसके सोल्यूशन की तरफ वो स्टेप लेगा, ठीक है। इसमें यही चीज़ है। फिर है लॉजिकल सिस्टम मॉडल। इसके अंदर क्या है, देखिए सिस्टम मॉडल और टेक्निक्स यूज टू अंडरस्टैंड यूज़र नीड्स, जो यूज़र की नीड्स को समझता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं, यूज़ दिस टेक्निक, उस टेक्निक को यूज़ करते हैं, तो जो बिजनेस डोमेन को समझते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास बिजनेस प्रोसेस मॉडल। अब बिजनेस प्रोसेस मॉडल को हमने एक इसकी फॉर्म में दिया, पिक्चर की फॉर्म में, यानी एक मॉडल एक पिक्टोरिकल फॉर्म में हम देखेंगे इसको।
तो देखें द फर्स्ट मॉडल दैट वी विल लुक एट इट इज़ कॉल्ड प्रोसेस मॉडल, कि जो फर्स्ट मॉडल है जिसकी तरह हम देख रहे हैं वो कौन सा है, प्रोसेस मॉडल है। उसको इन्होंने यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है, एक हॉस्पिटल की दी हुई है, आई थिंक हाँ हॉस्पिटल की है, जिसमें क्या है कि एक पेशेंट है वो रजिस्ट्रेशन करवाता है, ठीक है, ओपीडी की तरफ से जाता है, फिर वहाँ से आगे जो है वो उसकी रजिस्ट्रेशन होती है और फिर उसके बाद उसको इशू किया जाता है, ओडीपी स्लिप वगैरह इशू की जाती है और पेमेंट वगैरह से ली जाती है, उसको बेड नंबर रूम नंबर सब कुछ दिखा दिया जाता है। लेकिन उससे पहले वो क्या होता है कि दो तरह के काम होते हैं पेशेंट के साथ। जब वो विजिट करता है, पेशेंट डिपार्टमेंट में जाता है यानी ओडीपी में जाता है, तो कंफर्म किया जाता है सिस्टम के अंदर कि क्या ये कंपनी का बंदा है या कोई प्राइवेट बंदा है। तो अगर कंपनी का है तो वो अलग से ट्रांजेक्शन उसकी होगी, यानी अलग से वो सिस्टम चलेगा। अगर वो प्राइवेट है तो उससे वो सारी पेमेंट वगैरह लेकर उसके बाद उसको इशू किया जाएगा बेड वगैरह, ठीक है, सारी चीज़ें। तो यहाँ पर ये चीज़ डिस्कस है। नेक्स्ट लेक्चर है हमारा स्टेट ट्रांजैक्शन डायग्राम। अब हमारे पास वर्ड स्टेट ट्रांजैक्शन डायग्राम है। ये क्या है, स्टेट ट्रांजैक्शन डायग्राम का मतलब होता है कि जब एक सेट से यानी एक जगह से मालूमात जो है दूसरे सेट की तरफ जाती हैं तो हम उसको स्टेट ट्रांजैक्शन डायग्राम बोलते हैं या स्टेट ट्रांजैक्शन उसको बोलते हैं। यानी स्टेट का चेंज होना, इन्फॉर्मेशन का एक जगह से दूसरी जगह जाना। देखिए आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हो तो आप अपनी फाइल जहाँ एक जगह सबमिट करवाते हो वहाँ से वो फाइल फिर ट्रांसमिट होकर दूसरी जगह जाती हैं, दूसरी जगह से तीसरी जगह, तो वो मतलब इस तरह जाके आपके फाइनल जो है वो प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो इसी तरह ये बता रहे हैं कि यहाँ पर क्या होता है कि आपका जो है स्टेट ट्रांजेक्शन डायग्राम जो है STD स्टैंड फॉर आपके MCQs के लिए इंपॉर्टेंट, आपके शॉर्ट क्वेश्चन के लिए स्टेट ट्रांजेक्शन जो डायग्राम है उसको एक्सप्लेन करें, उस पर डिफाइन करें, ठीक है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपका। तो इसके अंदर क्या होता है कि आपका जो सेट ऑफ इंफॉर्मेशन आप कह सकते हैं कि वो वन प्लेस से अनदर प्लेस दूसरी जगह पे जाती हैं, उनका जो फ्लो होता है ये सारा किस में आ रहा है, स्टेट और ट्रांजैक्शन डायग्राम के अंदर आ रहा है। उसके बाद आप देखें टेबुलर रिपोर्ट है, ट्रेबल रिपोर्ट एंड इट्स लाइफ साइकिल एंड इंट्रोडक्शन उसका दिया हुआ है। आप ट्रेबल रिपोर्ट किसको बोलते हैं, लाइक आपने काम किया, आपको बीच में मुश्किलात का सामना करना हो गया, ठीक है, अब जब मुश्किलात आ गई तो उसका लाइफ साइकिल कैसे चलेगा, तो उसके लिए बताया हुआ उन्होंने बताया हुआ कि यहाँ पर हमारे पास जो है वो 6 स्टेप हैं जो ज़्यादा जिन पे उन्होंने फोकस किया है, या आपके हैंड आउट्स में जिन चीज़ों पे 6 स्टेप हैं जिन पे फोकस किया गया कि ये लाइफ साइकिल है ट्रेबल्स का, कि किस किस मुश्किलात का जो है वो हमें सामना करना पड़ता है। तो उसमें जो है फर्स्ट वन है क्यूट, सेकंड वन है ओपन और ड्राफ्ट है और क्लियर्ड है, उसके बाद क्लोज है, ठीक है। तो ये सारे वो हैं और डिसेबल्ड भी है लास्ट वन। इसमें आपके पास क्या होता है, इसमें आपके पास ये होता है कि सबसे पहले जो है क्यूड है। क्यूड में आपके पास क्या होता है, यहाँ पर मतलब अगर जस्ट क्यूड का मतलब देखें तो इसमें ये होता है, इसका मतलब कि आपकी जो चीज़ें हैं आप किसी लाइन में खड़े होना या कतार में लग जाना, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या होता है, इसमें आपका जो प्रॉब्लम होता है वो क्या होता है, वो सॉल्व नहीं होता, उसके लिए आप वेटिंग लिस्ट में खड़े हो जाते हो, आपकी कोई सीक्वेंस नहीं होती, मतलब आपको आप वेटिंग में होते हो कि आपका प्रॉब्लम जो है वो आपके लिए आप कोई काम कर रहे हो, आप लाइक इंटरनेट पे कोई काम कर रहे हो तो आप अचानक से जो है वो स्टॉप हो जाते हो, आपका काम जो है वो आगे नहीं बढ़ रहा होता। तो क्या होता है, वो क्यूट की फॉर्मेशन होती है। फिर नेक्स्ट है ओपन इनएक्टिव। इसके अंदर क्या होता है, जब कोई आपका कोई काम हो जाए यानी आपका इस तरह का प्रॉब्लम सामने आ जाए, फिर आपने क्या करना है, तो इसको हल करने की यानी उस प्रॉब्लम को जो है सॉल्व करने की कोशिश की जाती है, तो वो ओपन इनएक्टिव के मेथड में चला जाता है। इस तरह ड्राफ्ट के मेथड में क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपके पास क्या होता है, जब आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने के लिए ये काम यानी आपने जो प्रॉब्लम किया, आपने जो आपसे पहले जो प्रॉब्लम आपने जो आपके साथ क्रिएट हुआ, तो उसके क्या होगा, यहाँ पर उसको थोड़ी देर के लिए पोस्टपोन कर दिया जाएगा यानी रोक दिया जाएगा, वो काम आगे नहीं जाएगा। डेफर्ड में क्या होता है, आपका जो प्रॉब्लम है वो रुक जाता है, वो आगे नहीं बढ़ता, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, वो यहाँ पर सोल्यूशन ढूंढ रहा होता है। यानी अगर हम एक ऑफिस की बात करें कि हमारे ऑफिस में हमारी फाइल में कोई प्रॉब्लम है और एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए अब कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, तो कुछ टाइम के लिए वो रुकी हैं, फिर उसके बाद वो सॉल्व होने के बाद चली जाती हैं। लेकिन डेफर्ड में क्या होता है कि यहाँ पर पोस्टपोन हो जाती है। और फाइनली क्लियर्ड में क्या होता है कि आपका जो आपको प्रॉब्लम था तो वो सॉल्व हो गई और आपका जो है वो काम जो है वो आगे चलना यानी स्टार्ट हो गया, और उसके बाद आपका जो है वो काम स्टॉप हो गया, क्लोज हो गया, यानी आपका काम फिनिश्ड हो गया। तो इस तरह के डिसेबल्ड, ये एक इंपॉर्टेंट और लास्ट जो इसका टॉपिक है, इसमें क्या है कि यहाँ पर आपके प्रॉब्लम को अपडेट नहीं किया जाता, ठीक है, वो लाइक डिसेबल्ड हो जाता है, आपकी जो कंडीशन है वो डिसेबल्ड हो जाती है। सो इसको आगे मजीद अपडेट नहीं किया जा सकता। इसको इन्होंने एक डायग्राम की मदद से बताया है। तो देखिए क्यूड में आपने क्या किया,
आपने यहाँ से आपका जो है प्रॉब्लम चला, फिर उसने ओपन की तरफ आया और एक्टिव की तरफ, वहाँ से अगर ये डेफर्ड की तरफ जाता है तो इससे क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर तो प्रॉब्लम ने रुक गया। इसका मतलब है ये क्या एरिया है इसका, ये वेटिंग एरिया है इसका। यहाँ से आगे तो उसने यहाँ से आगे देखें डेफर्ड में गया तो यहाँ पे रुक गया, तो यहाँ से देखिए डेफर्ड से फिर रिलीज होके तो दोबारा इधर जाएगा। तो फिर यहाँ से रिलीज होने के बाद जब क्लियर्ड में आएगा तो क्लियर के बाद आपका क्लोज होके काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ थी। फिर उसके बाद है अरेंजिंग इन्फॉर्मेशन इन टेबुलर फॉर्म। देखिए टेबुलर फॉर्म में जब इन्फॉर्मेशन को अरेंज किया जाता है तो ये क्या होता है, इसकी मदद से जो है वो सिस्टम की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स कह सकते हैं आप, इनको हम जो है वो टेबुलर फॉर्म में जब रखते हैं तो हमें पढ़ने में भी आसानी होती है, दूसरा बंदे को समझने में भी आसानी होती है। यानी टेबुलर फॉर्म में हम काम को आसानी से समझ सकते हैं और कर सकते हैं। लाइक आप डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, कोडिंग कर रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं, तो आपके लिए क्या होता है कि कम चांसेस होते हैं कि आप इसमें मिस्टेक्स वगैरह करो। फिर इसमें हमारे पास 3 कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, जिसमें हमारे पास है ई आई का, ई ओ का और ई आई का, ठीक है। इंटरनल एक्सटर्नल जो है इनपुट का है। फिर उसके बाद कौन सा है, एक्सटर्नल इनपुट के बाद एक्सटर्नल आउटपुट का है और एक्सटर्नल क्यूरी का है, ठीक है। तो हम इसको ई क्यू पढ़ेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम ई आई पढ़ चुके हैं, तो हम इसको ई क्यू पढ़ेंगे अब। यानी इसको जो नाम दिया हुआ है ई आई का दिया हुआ है और इसको ई ओ का दिया हुआ है और इसको ई क्यू का। ये आपके MCQ के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए साथ साथ मेंशन कर रही हूँ। एक्सटर्नल इनपुट कौन सी होती है, जो आपको बाहर से आती हैं, यानी बाहर से जो आपको एप्लीकेशंस आती हैं, कोई दरख्वास्त आती है आपको जिसको आपने कंट्रोल करना है, वो एक्सटर्नल इनपुट्स होती हैं, ठीक है। ये एलिमेंट्री प्रोसेस है, इसको हम एलिमेंट्री प्रोसेस बोलेंगे। और इसमें क्या होता है, इसी तरह एक्सटर्नल आउटपुट कौन से होते हैं, जो आपको बाहर से जो है वो डाटा को भेजता है, उसको हम कहेंगे एक्सटर्नल आउटपुट। यानी आपने बाहर डाटा आपको पहले डाटा जो है वो इनपुट हुई, बाहर से आई, आपने फिर आउटपुट की एक्सटर्नल, ठीक है। उसमें जो है कंट्रोल इन्फॉर्मेशन वगैरह सारी आपकी होगी। इसके अंदर क्या होगा, ये भी एक प्राइमरी इंटेंट है, इसको एलिमेंट्री प्रोसेस बोलेंगे हम, ये भी एलिमेंट्री प्रोसेस है। साथ हमारे पास एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल को भी हम एलिमेंट्री प्रोसेस ही बोलेंगे, ये भी हमारे पास है। इसमें भी हमारे पास क्या होता है, एक्सटर्नल इंक्वायरी होती है। अब इस तीनों टॉपिक को इन्होंने समझाने के लिए आपको एक टेबल दिया है, जिसकी मदद से आप इसको समझ सकते हैं। और ये टेबल जो है, यानी इन डेफिनेशन इन टॉपिक से जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टेबल आपका। अगर आप इस टेबल को समझ लेते हो और इसको याद कर लेते हो तो आपके MCQs आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको मैंने मेंशन किया है, इसको मस्ट कीजिएगा। देखिए इसमें सबसे पहले आपको फंक्शंस दिए हुए हैं, फंक्शंस के बाद देखें ई आई, ई ओ और ई क्यू। ई आई कौन सा है हमारे पास, एक्सटर्नल इनपुट्स हैं। ई ओ कौन से हमारे पास, एक्सटर्नल आउटपुट है। और ई क्यू कौन से, एक्सटर्नल क्यूरी हैं। तीनों चीज़ें हो गई क्लियर, ऊपर लिख लिया हमने। अब इनके फंक्शंस कौन से हैं, अब देखें फंक्शन में ये जो पी आई और एम और एन ए लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है, पी आई हमारे पास प्राइमरी इंटेंट है ये हमारे पास, ठीक है। ई आई जो है वो प्राइमरी इंटेंट है, ई ओ जो हमारे पास है वो एम का जो मतलब है वो मे बी मतलब हो सकता है, और एन ए जो है वो नॉट अलाउड के लिए यूज़ किया गया है। तो अब देखें इसमें क्या है, अल्टर द बिहेवियर ऑफ द सिस्टम का बिहेवियर ई आई में कैसा है, प्राइमरी इंटेंट है, ठीक है। ई ओ में क्या है, मे बी लिखा हुआ है, और ई क्यू में क्या लिखा हुआ है, नल है, ठीक है। यहाँ पर इसका ई क्यू में नहीं है, यानी क्यूरी में नल है। और ई ओ के अंदर आपके पास क्या है, यहाँ पर आपका एम है, यानी क्या है, मे बी हो सकता है। और यहाँ पर क्या है, यानी बिहेवियर अल्टर द बिहेवियर ऑफ द सिस्टम हो सकता है। और यहाँ पर क्या है कि प्राइमरी इंटेंट है। इसी तरह ये इस टॉपिक को, इस टेबल को जो है आप लोगों ने याद करना है, जो आपके MCQ उसके लिहाज के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उन्होंने एक और एग्ज़ाम्पल दी है, जिसमें इन्होंने एग्ज़ाम्पल में बताया हुआ है कि उसमें क्या बताया हुआ है कि पाकिस्तान की जो कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है, और इनकम टैक्स जो है वो 2001 का जो है स्नैरियो पूरा आपके सामने रखा हुआ है। स्नैरियो में इन्होंने बताया कि इनकम टैक्स जो थी 60,000 थी, और उसके इनकम टैक्स को आपने जो है वो इतने % रखा, दिस एंड डैट। यानी ये सारी क्यूरी समझने के लिए इन्होंने फिर से एक आपको टेबल दिया है, वेरी सिंपल, कि आप इस टेबल को देखें तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि इनकम इतनी है और परसेंटेज इसकी कितनी बन रही है, 7.5 थी, कब थी 12, तो आपने जैसे इस टेबल को रखना है। तो ये एग्जांपल डेली लाइफ से इन्होंने ली है, इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपके पेपर में इसको आने के चांसेस हों, सो इसलिए हम सिंपली देख लिया हमने। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास है डाटा जो फ्लो है, मॉडल कैसा है।
डाटा फ्लो मॉडल क्या होता है। तो देखिए डाटा फ्लो मॉडल में हमने अभी तक हम डाटा फ्लो मॉडल ही देखते आ रहे हैं, डाटा फ्लो देख रहे हैं क्या है, डाटा क्या है, मॉडल क्या है। तो अब भी हम देख लेते हैं कि कैप्चर द फ्लो ऑफ डाटा इन सिस्टम, के सिस्टम के अंदर जब हम कोई फ्लो कैप्चर करते हैं उसको हम डाटा फ्लो मॉडल कहते हैं। इसके अंदर हम डेवलपिंग कर सकते हैं, ठीक है, फंक्शनैलिटी को समझ सकते हैं। सो फर्स्ट वन है हमारे पास न्यूटेशन, उसकी दी हुई है कि देयर आर सेवरल न्यूटेशन ऑफ डाटा फ्लो डायग्राम, उसकी न्यूटेशन दी हुई है। उसमें फर्स्ट वन है प्रोसेस। तो यहाँ पर जो याद रखने वाली और समझने वाली चीज़ है जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है वो ये टॉपिक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको आप लोगों ने स्किप नहीं करना। इसमें फर्स्ट वन है प्रोसेस का। तो प्रोसेस में देखिए इस तरह की शेप बनी हुई है, रेक्टेंगल शेप है, ठीक है। आपने याद रखना है कि इसमें प्रोसेस का मॉडल होता है या प्रोसेस का वर्क होता है। इसके अंदर सिस्टम के अंदर डिफरेंट प्रोसेसिंग होते हैं, डन होते हैं, ठीक है। ये है फिर है एक्सटर्नल एजेंट। एक्सटर्नल एजेंट कौन से होते हैं, इनको इस तरह से जो बाउंड्रीज दी हुई है, सिस्टम की कुछ बाउंड्रीज दी हुई है और उसके साथ इन्हें स्क्वायर के साथ रिप्रेजेंट किया हुआ है कि ये चीज़ आपके पास क्या है, एक्सटर्नल एजेंट है, इसको इस तरह से शो करते हैं। फिर डाटा स्टोर के लिए उन्होंने बताया कि जिसमें आप डाटा स्टोर करते हैं वो किस तरह से है, वो इस तरह से है कि देखिए आपका डाटा है, पीछे जो है वो एक जो है बॉक्स खाली बना हुआ है और आगे आपका डाटा है। फिर डाटा फ्लो के लिए ये एरो की जो एरो है इसको आपने यूज़ करना है डाटा फ्लो के लिए। अब क्या है, अब यहाँ से कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, अब आपको पूरी डायग्राम बताई जा सकती है कि एक्सटर्नल एजेंट के लिए आप क्या होते हैं, ये किस लिए यूज़ हो सकते हैं। इसी तरह आपसे प्रोसेस का पूछा जा सकता है कि ये कौन सी शेप होती है, आपने शेप का नेम बताना है, स्क्वायर है या रेक्टेंगल है। तो इन इन ये छोटे छोटे जो कंसेप्ट हैं ये आपके एमसीक्यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आपके पास जो एक कंसेप्ट है डीएफडी का, डाटा फ्लो डायग्राम है। इसमें आपने इन्होंने क्या बताया, इसमें इन्होंने बताया कि डाटा फ्लो डायग्राम और फ्लो चार्ट बेसिकली तो दोनों सेम ही चीज़ें होती हैं, दोनों का काम क्या होता है, कंट्रोल करना होता है सिस्टम को। लेकिन ये जो ये कंट्रोल का इनका एल्गोरिथम की तरह, जिस तरह हम एल्गोरिथम बनाते हैं या एल्गोरिथम बना के हम फिर उसका मदद से हम फ्लो चार्ट बनाते हैं, तो इसी तरह फ्लो चार्ट जो है वो फ्लो चार्ट और डीएफडी यानी डाटा फ्लो डायग्राम दोनों सेम चीज़ें हैं। लेकिन जो डीएफडी है वो थोड़ा क्या है, वो हम कह सकते हैं कि फ्लो चार्ट से थोड़ा हायर है। तो इस पूरी थ्योरी को समझने के लिए आपने जस्ट इस टेबल को देखना है कि डीएफडी क्या है और डाटा फ्लो चार्ट क्या है। तो देखिए प्रोसेसेस ऑन अ डाटा फ्लो कैन ऑपरेट इन पैरेलल होता है और यहाँ पर क्या होता है, सीक्वेंशियल होता है, यहाँ पे सीक्वेंस से चलती है चीज़ें, ठीक है। लूपिंग इसमें क्या होती है, शो नहीं होती और यहाँ पर लूपिंग होती है। बस ये कंसेप्ट आप लोगों ने इस टेबल को माइंड में रखना है कि डाटा फ्लो और जो डीएफडी है यानी डाटा फ्लो डायग्राम है और फ्लो चार्ट में क्या जो डिफरेंस है वो है। तो ये आप लोगों ने माइंड में रखना है। फिर उसके बाद देखें, अब हमने जो शेप्स पढ़ी ऊपर देखी थी, यहाँ पर देखें आप इन शेप्स को इन्होंने इस टेबल में आपको दिखाया हुआ है। ये प्रोसेस की शेप, एक्सटर्नल एजेंट की और डाटा स्टोर की। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि अब आप बताइए कि आपने जो ऊपर शेप्स पढ़ी हैं यहाँ पर ये कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले आपके पास शेप है, देखें ये वाली, रिकॉन्सल अकाउंट बैलेंस, विदड्रा फंड्स फ्रॉम अकाउंट एंड डिपॉजिट फंड और पे अ बिल। ये जो चार शेप है ये कौन सी है, ये प्रोसेस की शेप है, इसके अंदर प्रोसेसिंग हो रही है। तो आपको याद हो कि हमने ऊपर जो प्रोसेसिंग की शेप देखी थी वो इस तरह से थी। तो ये सारी शेप्स आपको याद होनी चाहिए कि प्रोसेसिंग की है। फिर उसके बाद जो शेप्स हैं वो नेक्स्ट है हमारे पास ये वाली, जो हमारे पास बैंक है येलो कलर में, जो हमारे बैंक्स, क्रेडिटर, एम्प्लॉयर, सोर्स, ये जो शेप्स हैं ये कौन सी हैं, आपके पास एक्सटर्नल एजेंट की शेप है। और उसके अलावा जो नेक्स्ट है ये एरो जो है ये किसको, ये आपकी सिम्त को जाहिर करने के ये एम्प्लॉय कहाँ जा रहा है और ये कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, इनका कहाँ कहाँ रिलेशनशिप है या कहाँ कहाँ इनका काम हो रहा है। फिर उसके बाद डाटा स्टोर जो है वो कहाँ पर हो रहा है। तो ये देखिए ये डाटा स्टोर की जो है वो जो है शेप्स दी हुई हैं। तो आपने देखिए डायग्राम में आपने जो डायग्राम पढ़ी तो आप इजीली बता सकते हो कि आपने कौन कौन से काम कैसे किए। फिर उसके बाद है डाटा फ्लो मॉडलिंग है, इट नॉट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको हम स्किप करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लेक्चर नंबर 9। लेक्चर नंबर 9 में आपके पास है टिपिकल प्रोसेसेस हैं, आपके पास प्रोसेस कैसे हैं इसमें आपने देखना है कि देखिए अब हम इसको डाटा फ्लो मॉडल हमने देख लिया कि डाटा क्या होता है, फ्लो कैसे करता है। अब इसमें हमने क्या देखना है कि कोई भी प्रोसेस जो इनपुट ले रहा हो, ठीक है, वो क्या होता है, टिपिकल प्रोसेस होता है। यानी ये वो होल प्रोसेस को यहाँ पर इन्होंने डिस्कस किया है। तो यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने इंपॉर्टेंट जो टॉपिक दिखाया है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके प्रोजेक्ट्स में भी आपके लिए यूज़ होता है, आपके शॉर्ट क्वेश्चन में, आपके MCQs में ये टॉपिक मस्ट इंक्लूड होता है। और कभी कभी तो इसको मतलब लॉन्ग क्वेश्चन में यानी 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन के अंदर भी ऐड कर दिया जाता है। CRUD कोड ऑपरेशन कौन से होते हैं, C से है क्रिएट, डाटा एंड स्टोर, रीड और अपडेट एंड डिलीट। अब ये कौन सा काम है, जो डाटा हमारे पास स्टोर है यानी आपके डाटाबेस के अंदर जो डाटा स्टोर है, अब आप चाहते हैं कि आप उस पर फंक्शन या कोई एक्शन परफॉर्म करें, तो आपने तब इनको यूज़ करना है। लाइक आप कुछ क्रिएट करना चाहते हैं या कुछ रीड करना चाहते हैं या अपडेट करना चाहते हैं यानी चेंज करना चाहते हैं या फिर आप डिलीट करना चाहते हो, आप इन क्यूरी को यूज़ कर सकते हैं। इन ऑपरेशंस को आप यूज़ करके ये सारा काम कर सकते हैं। तो ये आपके प्रोजेक्ट का भी हिस्सा होता है और उसके अलावा भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपके पास है एडिंग लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन।
टू डाटा फ्लो मॉडलिंग। इसमें क्या है, जो हमारे सिस्टम को जो बाहर से एजेंट जो होते हैं वो बैरूनी एजेंट हम कह सकते हैं कि वो जब इंटरेक्ट करते हैं आपके सिस्टम के अंदर, तो इंटरेक्ट करने के बाद इसको जब क्लैरिफाई करता है सिस्टम, तो उस चीज़ को ये कहते हैं। यहाँ पर हम इसको एक डायग्राम की मदद से देख लेते हैं। देखें यहाँ पर हमारे पास ये एक डायग्राम दी हुई है, ये देखें। तो यहाँ पर देखें हमारे पास क्या है, ये पेशेंट है और उसके बाद क्या है हमारे पास एक जो पेशेंट का मॉनिटरिंग सिस्टम है, ठीक है। हम इसको यानी लेवल 0 का नाम दे सकते हैं कि ये लेवल 0 है हमारे पास, ये जो बहुत ज़्यादा सिंपल और इजी है। तो आप देखें यहाँ पर आपके पास एक्सटर्नल एजेंट कौन से हैं, ये आपके पास एक्सटर्नल एजेंट है सारे, ठीक है, जो इंटरेक्ट करते हैं किसके सिस्टम के अंदर। तो ये चीज़ उन्होंने यहाँ पर बताई हुई थी। तो यहाँ पर इसके देखने के बाद आप देखें ये लेवल 0 था, तो लेवल 1 जब उन्होंने दिखाया, तो लेवल 1 को इन्होंने थोड़ा डीपली दिखाया कि यहाँ पर पेशेंट क्या करेगा। पेशेंट के जो है वो सबसे पहले उसने क्या करना है, लोकल मॉनिटरिंग करनी है, फिर उसके बाद पेशेंट का डाटा लिया जाएगा, फिर सेंट्रल मॉनिटरिंग। यानी देखें सारा वो प्रोसेस थोड़ा चेंज हो गया, थोड़ा डिफिकल्ट हो गया, तो उन्होंने यहाँ पर इसको प्रोसेसर लेवल 1 का नाम दे दिया। और इसी तरह इस लेवल में जब मज़ीद चेंजिंग हुई, थोड़ा डिफिकल्ट हुआ, तो उसमें इन्होंने क्या कहा कि पेशेंट जो है वो डायरेक्ट जो है वो अपना ट्रीटमेंट नहीं करवाएगा। उसने क्या करना है, पहले पेशेंट जाएगा, उसके बाद उसने पहले अपने टेम्परेचर, फिर ब्लड प्रेशर, ये सारी चेकअप करवा के उसके बाद जो है वो डॉक्टर के पास जाएगा, अपॉइंटमेंट लेगा, फिर उसके बाद सारी चीज़ें होंगी। सो इस तरह से इसको एक्सप्लेन किया गया है। फिर है कॉमन मिस्टेक इन डाटा फ्लो डायग्राम। कॉमन मिस्टेक कौन सी है हम जब डाटा फ्लो डायग्राम के अंदर करते हैं, वो ये है कि देखें इस डायग्राम के अंदर जो कॉमन मिस्टेक है वो ये है कि देखें हमारे पास 2 इनपुट हैं और आउटपुट जो है वो हमें एक ही है, एक आउटपुट जनरेट हो रहा है। लाइक आप यहाँ पर देखें तो यहाँ से ये भी इनपुट हो रहा है, यहाँ ये भी इनपुट हो रहा है, यहाँ पर और यहाँ पर आउटपुट जो है वो एक ही जनरेट हो रहा है। तो ये कॉमन मिस्टेक है जिससे जो है वो अगले बंदे को समझ नहीं आएगी कि भाई ये कौन सा काम हो रहा है, कि यहाँ पे इस आउटपुट को कहाँ से लिया जा रहा है, कहाँ दिया जा रहा है, तो इस चीज़ की समझ नहीं आती। फिर उसके बाद है इनलीगल डाटा फ्लो। इसमें क्या है, इलीगल डाटा फ्लो में आप के पास कुछ सिंबल्स दिए हुए हैं, आपने अब इनको समझना है और इसको माइंड में रखना है क्योंकि आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। देखिए फॉलोइंग डायग्राम डिपिक्ट अ सिनेरियो इन विच वन एक्सटर्नल एंटिटी इज डायरेक्टली कम्युनिकेट विद अनदर एक्सटर्नल एंटिटी। कि एक जो एक्सटर्नल एंटिटी है, ये जो एक्सटर्नल है, ये डायरेक्टली दूसरे एक्सटर्नल से कन्वर्सेशन नहीं कर सकती, यानी ये डायरेक्टली इसके साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकेगी। इनके दरमियान क्या होगा, एक प्रोसेस मॉडल का होना ज़रूरी है। यानी आप कह सकते हैं कि सिनेरियो के अंदर जो है एक्सटर्नल एंटिटी जो है, ये एक्सटर्नल एंटिटी है आपकी, वो डायरेक्टली दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करेगी, बल्कि इनके दरमियान एक प्रोसेस का मॉडल होगा। जब वो प्रोसेस मॉडल काम करेगा तो वो एक्सचेंज करेगा, इनका डाटा लेगा और इसको डाटा देगा। इसी तरह सेकेंड डायग्राम में आप देखें कि उन्होंने बताया कि एक एक्सटर्नल एंटिटी जो है वो डाटा स्टोर से डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकेगी। इसके दरमियान क्या होगा, इनके दरमियान भी प्रोसेस जो होगा जो इनको अपडेट करने की मदद देगा, वो इसका यहाँ पर मिड में होना इनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो डायरेक्ट जो है वो एक जो एंटिटी है, एक्सटर्नल एंटिटी है, वो कम्युनिकेट किसके साथ, डाटा स्टोर के साथ नहीं कर सकती। तो उसके ये स्टोर करने का जो करेक्ट मेथड है वो कौन सा है, वो ये वाला मेथड है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद देखें इन्होंने बताया कि एक एक्सटर्नल एजेंट है वो डायरेक्टली जो है, या डाटा स्टोर जो है वो डायरेक्टली एक्सटर्नल एजेंट से जो है वो कनेक्शन नहीं कर सकता, ठीक है। उसके लिए उसने क्या करना होगा, उनके दरमियान एक प्रोसेस चलेगा और प्रोसेस के बाद वो अपना काम कर सकेगा। फिर उसके बाद कॉपिंग डाटा टू स्टोर डाटा, यानी कोई जो है वो आप डाटा स्टोर यहाँ से लिया आपने और यहाँ पर आपने डायरेक्टली जो है वो दूसरे प्लेस पर स्टोर कर दिया, तो ये भी इलीगल वे है। आपने लीगल वे से काम करना है, उसके लिए आपके लिए इस मॉडल को मिड में रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये जो इलीगल वे हैं उनको भी माइंड में रख लीजिएगा, जो इलीगल वे हैं उनको भी आप लोगों ने माइंड में रख लेना है कि कौन से लीगल वे हैं और कौन से इलीगल वे हैं। अब इसके बाद लेक्चर नंबर 10 है हमारे पास, जो हमारा लास्ट लेक्चर है, उसमें हमारे पास क्या है, प्रोटोटाइपिंग ऑफ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन। तो प्रोटोटाइपिंग क्या होती है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की, तो देखें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस क्या होता है। देखें हमने एक हमने वर्ड को ओपन किया, तो हम जब काम कर रहे होते हैं तो हमारे पास एक व्यू होता है जिसको हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बोलते हैं। जो इंटरफेस जिसको हम यूज़ कर रहे होते हैं वो हो गया, या फिर हम इंटरनेट पे कोई कह सकते हैं हम कोई सॉफ्टवेयर या कोई हम वेबसाइट ओपन करते हैं तो उसका व्यू किस तरह से होगा, तो उस चीज़ को हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कहते हैं। जो आप ऑलरेडी ये मतलब टॉपिक आपका क्लियर हुआ होगा क्योंकि ये बहुत पहले से हम ये टॉपिक पर करते आ रहे हैं कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस क्या होता है।
उसकी देख लिए, उसके लिए मोटिवेशन ऑफ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, तो उनके लिए कुछ मोटिवेशन बताए हुए हैं कि आपने क्या क्या काम करना है। कि जब आप एक व्यू बना रहे हो यानी अपनी वेबसाइट का, तो वो कैसा होना चाहिए, उसका डिज़ाइन जो है वो बड़ी सिंपल होना चाहिए, बहुत सादा होना चाहिए। यानी ऐसा ना हो कि आप देखिए यहाँ पर जैसे इसका व्यू है, तो आप देखिए यहाँ पर बड़ा बड़ा सिंपल सा व्यू है कि यहाँ पे हाईलाइट के मैं ऑप्शन को क्लिक करती हूँ तो हाईलाइट हो जाता है, रेस करती हूँ तो रेस, यानी हर एक इस व्यू को इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम अपने सॉफ्टवेयर का या हम अपनी वेबसाइट का व्यू ही इतना टफ या इतना डिफ़िकल्ट बना देंगे, इतना मुश्किल बना देंगे कि वो उसको अगला बंदा करने वाला जो है वो बड़ी मुश्किल से उस काम को करता है, तो इसमें क्या होगा कि हमारे लिए नुकसान होगा। हमारा जो वेबसाइट है उसको कोई जल्दी यूज़ नहीं करने का। यानी हमें ऐसा डिज़ाइन करना चाहिए। यहाँ पर ये बताने का मकसद ये है कि इस तरह से डिज़ाइनिंग हो कि वो बड़ी सिंपल हो कि अगला बंदा उसको अच्छे से समझ सके। फिर उसके बाद है पिट फॉल ऑफ यूजिंग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस फंक्शनल स्पेसिफिकेशन। उसके कुछ पिट फॉल ये हैं कि अगर आपका जो है वो इंटरफेस ही सही नहीं बना, मुश्किल है, बहुत ज़्यादा टफ है, तो आपको क्या होगा, आपको ज़ाहिर है फिर कोई जल्दी से उस सॉफ्टवेयर को यूज़ ही नहीं करेगा, उस वेबसाइट को यूज़ ही नहीं करेगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। तो इसलिए उससे क्या होगा कि आपका पिटफॉल यानी नुकसान हो सकता है बहुत ज़्यादा, कि मतलब आपने काम ठीक नहीं किया या फिर आपका काम इस पर नहीं होगा, आपकी जो है वो मज़ीद आपको उसमें इनकम ही नहीं मिलेगी या आपको मज़ीद फ़ायदा नहीं होगा उस पर। ठीक है, तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस उन्होंने एक आपके सामने बताया है कि देखिए इस तरह का सिंपल, उन्होंने बताया कि इस तरह सिंपल ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होना चाहिए ताकि देखने में आसानी से एक बंदा इसको सॉल्व कर सके। तो उन्होंने यहाँ पर एक बताया कि आप किसी चीज़ को या किसी कंपोनेंट को आप डिलीट कर रहे हो, तो आपके पास इस तरह का ऑप्शन है। तो यहाँ पर आप टाइप सेलेक्ट करो कि आपने कौन सी टाइप डिलीट करनी है। तो नीचे देखिए डिलीट और कैंसिल का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ से आप जब टाइप पे क्लिक करोगे तो कंपोनेंट टाइप आपने यहाँ से सिलेक्ट करनी है। आप देखो यहाँ से इनने टाइप जो है वो सिलेक्ट की, प्लेन टाइप सिलेक्ट की, कौन सी है सब टाइप उसकी, कौन सी है 3 या 4 है, आपने वो एक सिलेक्ट कर ली। ठीक है, यहाँ से आपने 3 सिलेक्ट कर ली और फिर आप उस 3 को जब ओके करते हो तो आपका जो डाटा है वो डिलीट हो जाता है। तो ये वेरी सिंपल, यानी इस तरह का व्यू होना अगर होगा तो ईजिली हर कोई इसको समझ सकेगा, आसानी से इसको कर सकेगा। तो इन्होंने एक सिंपल ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस दिया था। फिर उसके बाद जो हमारा लास्ट वन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो कौन सा है, वो आपका है प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप क्या है? प्रोटोटाइप में आप लोग को इतना माइंड में रखना ज़रूरी होगा कि ये एक रियल प्रोडक्ट नहीं होती, यानी इसको हम रियल प्रोडक्ट नहीं कहेंगे। ये एक ऐसा मॉडल होता है जिसके ऊपर चीज़ों को बनाया जाता है, यानी रियल नहीं होता, यानी असल चीज़ जो होती है वो नहीं होती, ये एक सिंपल होता है। लाइक आप कोई भी काम कर रहे हो तो उससे काम करने से पहले आप उसका सिंपल जो है वो एक सिंपल बना के आप बताते हो कि हमने ये काम करना है, लेकिन आपने अभी वो सिंपल आपने दिखाया है, आपने असल चीज़ आपने नहीं शो करवाई कि असल क्या चीज़ है। यानी असल चीज़ अभी बाद में है, आपने जस्ट सिंपल बताया है कि ये सिंपल है, तो उसको हम प्रोटोटाइप कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसको स्टडी करके भी आप लोग देख लीजिएगा, जो मैंने टॉपिक करवाए हैं उनको स्टडी मस्ट करना, देख लीजिए, आप लोग को काफ़ी जो है मज़ीद आपका जो है वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। होप सो कि आपका हो चुका होगा, लेकिन मज़ीद इसको क्लियर करने के लिए आपने इसकी स्टडी करनी होगी कि आपने इसमें और क्या क्या देखा, आपको और भी बहुत सी चीज़ें देखने को मिलेंगी। क्योंकि अगर मैं सारी स्टडी करती या सारे टॉपिक को बहुत डीपली लेकर चलती तो फिर ये था कि ये लेक्चर जो है वो 1 आवर से भी अबव हो सकता था। सो हमने इसको टाइम पे कवर करना था, उसके लिए हमने क्या किया, बहुत शॉर्ट देखा लेक्चर्स को। लेकिन जहाँ तक मैंने करवाया आप लोग को मिड टर्म जो है वो इससे अच्छी तरह से क्लियर हो सकते हैं आपके, क्योंकि मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आपको दिखा दिए और आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन थे, जो लॉन्ग क्वेश्चन के जहाँ से उठ रहे थे, तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर करवा दी। सो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे फिनिश हो रहा है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह देखेंगे लेक्चर नंबर 11 से लेक्चर नंबर 15 तक के, और आज तक के लिए इतना ही। ओके, अल्लाह हाफिज़।